बांग्लादेश में अस्थिरता है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी, कट्टरपंथी जमात जमात इस्लामी और बांग्लादेशी आर्मी मिलजुल कर रास्ता निकालने की कोशिश में है। लेकिन उस देश के हालात जो हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि मामला सिर्फ राजनीतिक। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के यानी शेख हसीना की पार्टी के 29 नेताओं को मार दिया गया। किसी नेता का शव घर के अंदर मिला, किसी नेता को घर समेत जलाकर मार दिया गया। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हो रही हत्याएं केवल राजनीतिक प्रतिशोध या बदला नहीं है, वहां धर्म देखकर गैर मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं और सबसे ज्यादा शिकार इसके हो रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश का तख्तापलट अपने स्वर्णिम इतिहास को मिटाता जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध के लिए अपने बंग बंधु को नहीं छोड़ रहे। इस वक्त राजनीति की आग में जलकर एक फेल्ड स्टेट बांग्लादेश बन चुका है। एक आम भारतीय के तौर पर अगर आज आपसे बांग्लादेश पर राय पूछी जाए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश में शांति बहाल होनी चाहिए? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार बननी चाहिए? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो और उपद्रवियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए? आप यकीनन यही कहेंगे, लेकिन आप सामान्य भारतीय हैं और इसलिए आपकी सोच ये है। लेकिन आपको बताता हूं कि हमारे कुछ माननीय, हमारे देश के कुछ नेता क्या सोचते हैं। आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कांग्रेस नेता है सलमान खुर्शीद। वो कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। एक इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सतह पर सब कुछ सामान्य है, सच्चाई यह है कि सतह के नीचे कुछ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां यानी भारत में भी हो सकता है। क्या सलमान खुर्शीद देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो सलमान खुर्शीद जानते हैं लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी बेखबर है? क्या कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में हालात बांग्लादेश जैसे बन गए और यहां तख्तापलट होगा, यहां हिंसा होगी, अल्पसंख्यकों की हत्याएं होंगी? क्या ये कह रहे हो? देश में इसी साल चुनाव हुए हैं। चुनाव देश के लोगों को के विचारों का आईना होते हैं और इस बार लोगों ने एनडीए को 293 सीटें दी, लेकिन झटका दिया और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें देकर मजबूती दी। बावजूद इसके कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसा तख्तापलट देख रहे हैं। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, वो राहुल गांधी के इशारे पर बयान दिया है और हिंदुओं को धमकाने का, देश को धमकाने का। सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए, जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदू को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ यही सब व्यवहार होगा? उनका जो मनस्थिति है, माइंडसेट है, वो बताती है ऐसा कुछ स्थिति नहीं है। अगर सब लोग, सब मज़हब के लोग, सब लोग शांति से और सब लोग इस देश की प्रगति से जुड़े हुए, अगर कोई देश है, विविधता में एकता किसी देश में है तो भारत देश में। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से मिलते जुलते विचार कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने सलमान से 2 कदम आगे निकले और कहा कि भारत के पीएम आवास में बांग्लादेश की तरह जनता घुस जाएगी। जैसे बांग्लादेश में कब्जा हुआ उसी तरीके से भारतीय सत्ता पर कब्जा होगा। कांग्रेस नेता संजय सिंह वर्मा कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद अब अगला नंबर भारत का। आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी, तो
प्रधानमंत्री आवास में, अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता भारत को बांग्लादेश जैसे अस्थिर हो जाने की बात कर रहे हैं। क्या उनका यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है? जब हमने भारत के बांग्लादेश बन जाने के संबंध पर उस बयान पर सलमान खुर्शीद से सवाल पूछे तो बचकर निकल गए वहां से। I say whatever I say in public, never in private. I say whatever I say in public, never in private. सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वो सिर्फ मैं पब्लिक डोमेन में कहता हूं। तो वहां मीडिया के कर्मी मौजूद थे, आपके सामने 4-5 माइक लगे हुए थे। बयान अगर आपका सही है तो बताते कि आपका मतलब क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है? बांग्लादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी के मन में क्या छिपा है, सवाल का उनके प्रतिद्वंदी भी उत्तर जानना चाहेंगे और देश की जनता भी। क्या वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बयान पार्टी के राजनीतिक विचारों से उपजे हैं? ये सवाल वाजिब है और वजह यह है कि बांग्लादेश में साल 2009 से लगातार शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार थी। विपक्षी पार्टियां सत्ता हासिल नहीं कर पा रही थी। भारत में वर्ष 2014 से लगातार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़कर जीत नहीं पाई और इंडिया गठबंधन बनाकर भी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। बांग्लादेश में 2009 से शासन कर रही आवामी लीग के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में विपक्षी पार्टी बीएनपी, कट्टरपंथी जमात इस्लामी की मदद से हिंसा फैलाई गई और सत्ता का तख्ता पलट किया गया। भारत में विपक्षी पार्टियां आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर विवाद कर रही हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बातें कही जाती हैं और जनता के मन में व्यवस्था के खिलाफ शक पैदा कर रही है। आपने गौर किया होगा कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे 1-2 साल पहले तक नहीं थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जातिगत राजनीति के खिलाफ हुआ करती थी, जाति धर्म पंथ के आधार पर वोट ना करने की अपील करती थी। लेकिन 2023 से इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना की मांग शुरू कर दी। इसको लेकर जनता के बीच चुनाव में यही उतरी। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जैसे नेता हाथों में संविधान लेकर के संविधान खतरे में है जैसे बयान दे रहे थे। क्या जनता में इस तरह की बयानबाजी से संशय पैदा करने की कोशिश की गई है? आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और अमेरिका और यूरोप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप देख रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी दूसरे देशों को भारत के लोकतंत्र में दखल देने का न्योता दे रहे थे? जब कांग्रेस के कर्ता धर्ता इस तरह के बयान देते हैं तो इसी से सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं को विवादित बयान देने की हिम्मत मिलती, तार जुड़ते हैं। और इतिहास गवाह रहा कि जब किसी देश में सरकार और न्याय व्यवस्था के खिलाफ माहौल बना, उससे विश्वास उठा, तब जनता की तरफ से क्रांति की शुरुआत हुई। क्योंकि भारत में बांग्लादेश की तरह खास मुद्दों पर संशय फैला करके जन क्रांति लाने और तख्तापलट की योजना बनाई जा रही है। एक भारतीय होने के नाते हमें यह सवाल डराता भी। लेकिन बांग्लादेश के तख्तापलट में शामिल जमात इस्लामी ने हिंदू विरोधी हिंसा कबूल ली। जमात इस्लामी ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने अपने बयान में कहा कि कुछ भड़काऊ भाषणों की वजह से देश भर में हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अपील भी कर रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन यह आपको बताना जरूरी है कि बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं के घर, उनके संस्थान, उनकी दुकानें जलाई जा रही। और सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का। मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीरें जरा देखिए। ये राहुल आनंद की तस्वीर है और उनके 140 साल पुराने पुश्तैनी घर की तस्वीर है। उस घर को उपद्रवियों ने इसलिए जला दिया क्योंकि वो एक हिंदू थे। कट्टरपंथी उपद्रवियों ने आनंद के जिस घर को जलाया वो बांग्लादेश का सांस्कृतिक केंद्र था। यहां कई बड़ी हस्तियां आकर बांग्लादेश की संस्कृति को समझती थी, जानती थी, पहचानती थी, लेकिन जला दिया गया। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में राजन नाम के दुकानदार की दुकान को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। यह तस्वीर जरा आप देखिए। राजन की दुकान को जलाया गया सिर्फ एक वजह कि राजन हिंदू था। राजन का पहले नाम पूछा गया।
उसके बाद हमला किया था। उपद्रवी धर्म जान करके हिंदुओं के घरों को, दुकानों को जला रहे हैं। ये आज की तारीख में बांग्लादेश का सच है, और ये सिर्फ 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 27 जिलों में हो रहा है। बांग्लादेश के दिनाजपुर में भी एक हिंदू बहुल गांव में कट्टरपंथियों ने हमला किया, कई घरों को जला दिया। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए कई लोग अपनी जान बचाकर के घर छोड़कर भागे। ऐसे एक हिंदू गांव में उपद्रवी ने हमला किया और नाम और धर्म पूछा। हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट की गई और उनका क्या हाल किया गया, ये आप तस्वीरों में जरा देखिए। जहां मारपीट की जा रही है वो एक आदिवासी गांव है, नाम है पीपला गूच। वहां पर भी कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया। आदिवासियों करीब 50 घर वहां थे, हर घर को जला दिया। আপনার বাসা ভাঙা দিছে না? আপনার বাসা ভাঙছে, মার দিছে আপনাকে? बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब। उपद्रवियों में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं और वो हिंदू महिलाओं के साथ लूटपाट कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो इस बात की तस्दीक कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर लगातार आवाजें उठ भी रही हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर जरा आप देखिए जब बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। और न सिर्फ पुरुष उपद्रवी बल्कि जो उपद्रवी में महिलाएं शामिल हैं वो भी हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित हैं। योगी ने आज बांग्लादेश का उदाहरण दिया और कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू समुदाय निशाने पर है। ऐसे में इतिहास की गलतियों से सबक लेकर के हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। भारत के जो हिंदू अपने रिश्तेदारों के यहां बांग्लादेश गए हुए थे वो जल्द से जल्द भारत आने की जुगत में हैं। हमने भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ ऐसे परिवारों से बात की। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की हालत कैसी है इसके बारे में वहां पहुंच चुके, आंखों से देख चुके लोगों की मुजबानी आप सुनिए। भारत बांग्लादेश की सीमा पर 2 तस्वीरें देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीएसएफ की चौकसी, दूसरी तरफ वो लोग जो बांग्लादेश से भारत लौट रहे हैं। वो हिंदू परिवार जो बांग्लादेश में अपने रिश्तेदार के पास गए थे वो जल्द से जल्द भारत लौट रहे हैं और उनका दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रहने के लिए स्थिति अभी सामान्य नहीं है। কি অবস্থা ওখানকার? ওখানে অবস্থা খুবই খারাপ, বাড়ি ঘর থেকে বেরোনো যাচ্ছে না, ঘরে বসে থাকতে হয়। টিভি দেখি, টিভি খুব খারাপ ব্যবহার দেখতেছি আমরা। ওরা লাঠি ছোড়া, মারপিট, আগুন জ্বালাই, গাড়ি ঘোড়া সব জ্বালাই দিচ্ছে। মা বলছে আমার এখানে ভালো লাগে না, আমাকে নিয়ে চল, তোদের কাছে নিয়ে চলে আস। কেন বলছে? এখানে খুব মারপিট गंडगोल होते सब समय वीरेंद्र जी अपने माँ को वहाँ पर छोड़कर आए हैं और ये अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि फिर कभी माँ से मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनके माँ भी अस्वस्थ है। लेकिन वो यहाँ पे आना चाहती है, भारत में आना चाहती है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट न रहने के कारण वो भारत नहीं आ पा रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बेटे के दिल में क्या गुजर रही है। हमारे ग्रामটা টোটালি হিন্দি এলাকা, তো বাসপাশে হিন্দি এলাকা, ওখানকার ওরাই বলছে যে আর থাকা যাবে না, চলে যেতেই হবে, চলে যেতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে যে সরকার আসবে এখন, যে বিএনপি বা জামাত, এরা তো ছেড়ে দেবে না, হিন্দুদের শেষ করে ছাড়বে এরা।
हमने भी बहुत लोगों से बात की है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भारत में शरणार्थी बना लिया जाए, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई कदम नहीं उठाया गया है और बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर को ज़्यादा निगरानी के अंदर रखा गया है ताकि कहीं से भी घुसपैठी न आ पाए भारत में। सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, भारत बांग्लादेश सीमा। आपको पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले संयुक्त राष्ट्र और दुनिया में धार्मिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम संस्थाओं को आईना दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद की हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को बांग्लादेश से साफ करने पर आमादा है, लेकिन जो संस्थाएं गाजा में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करवाती हैं, उन्हें बांग्लादेशी हिंदू दिख नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए कि उसे म्यांमार में अत्याचार सहते रोहिंग्या नजर आते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार सहते हिंदू नजर नहीं आते। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, जो दुनिया भर में शरणार्थी संकट पर दुख जताती है, उसकी नजर अभी तक बांग्लादेश में शरणार्थी हो गए हिंदू पर नहीं गई है। जो बांग्लादेश में अपने घर छोड़कर बॉर्डर पर आकर के बैठ गए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या वो देश जो खुद को शरणार्थियों का मसीहा कहते हैं, वो देश जो भारत को रोहिंग्याओं को शरण देने की सीख देते हैं, क्या वो देश बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देंगे? हम पूछना चाहते हैं दुनिया भर की उन संस्थाओं से जो भारत को धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देती हैं, क्या उन्हें बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू नजर नहीं आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्या वो कलर ब्लाइंडनेस की तरह रिलीजियस ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका है? क्या है कोई देश जो बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देगा? वो तमाम जो देश जो अभी तक धर्मनिरपेक्षता के पाठ पढ़ाते लोगों को आते थे, क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू परिवार बांग्लादेश में रहना नहीं चाहते और ना ही रह सकते हैं। हजारों हिंदू परिवार सीमा की तरफ निकल पड़े हैं और हमें नहीं पता कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, या उसके पहले ही जमातियों और उपद्रवियों के हाथों वो मारे जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, और हिंदुओं की हत्या के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब वहां की सत्ता पर शेख हसीना के नहीं बल्कि भारत के भी कट्टर विरोधियों का कब्जा होना तय हो चुका है। ये तीन चेहरे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तीनों चेहरे अब बांग्लादेश की सत्ता के केंद्र में होंगे और ये तीनों ही चेहरे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के हैं, जिसे भारत विरोधी माना जाता है। अब इन तीनों चेहरों की पहचान आपको बताता हूं मैं सिलसिलेवार तरीके से। पहला चेहरा खालिदा जिया, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 2018 से जेल में थी, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जेल से रिहा हुई। दूसरा चेहरा तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष, बांग्लादेश में भगोड़ा घोषित थे लेकिन अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और तीसरा चेहरा डॉक्टर यूनुस का, जो शेख हसीना के विरोधी हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह है। अब यही तीनों चेहरे बांग्लादेश चलाएंगे, जिसका ऐलान औपचारिक तौर पर हो चुका है। जब बांग्लादेश जल रहा है तब आज बीएनपी में डबल जश्न मनाया गया। जश्न की एक वजह शेख हसीना का तख्ता पलट और जश्न की दूसरी वजह बीएनपी का दोबारा सत्ता में आना है। और इसी खुशी में ढाका के नया पलटन इलाके में बीएनपी के हेडक्वार्टर पर एक बड़ी रैली आयोजित की गई। जहां पहले खालिदा जिया को रिहा करो का पोस्टर लगता था, वहां बीएनपी चीफ जिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने वाला पोस्टर लग चुका है। बीएनपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नारेबाजी, हर्षोल्लास का माहौल वहां पर है, ये भीड़ बता रही है। बांग्लादेश में बीएनपी शेख हसीना के तख्ता पलट का जश्न कर रही है, जिसकी कोशिश पिछले 6 सालों से की जा रही थी। और इस साजिश के पीछे था बांग्लादेश का डार्क प्रिंस यानी खालिदा जिया का वो बेटा,
तारिक रहमान जब बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री होगा। जिनको लेकर खुलासा ये कि तारिक रहमान विदेशों में बैठ करके आईएसआई के साथ मिलकर शेख हसीना की तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। बीएनपी पार्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तख्ता पलट को लेकर डील हुई थी। लंदन में इस तख्ता पलट के लिए पहली मीटिंग हुई साल 2018 में आईएसआई के साथ बीएनपी की एक्टिंग चीफ तारिक रहमान के साथ बात हुई। इसके बाद तारिक रहमान की आईएसआई के अधिकारियों के साथ सऊदी अरब और यूरोप के कई देशों में और मीटिंग्स हुई। आईएसआई ने इसके लिए अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी और आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन करा। आईएसआई ने जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर को ढाका यूनिवर्सिटी में शेख हसीना के खिलाफ एक्टिव किया। पिछले 6 सालों में आईएसआई ने तारिक रहमान के जरिए कई मिलियन डॉलर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दिए हैं और इन सारी मीटिंग की जानकारी बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरीके से थी। यानी शेख हसीना के तख्ता पलट में आईएसआई और तारिक रहमान का सीधा कनेक्शन। वो तारिक रहमान जो शेख हसीना का नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक कट्टर विरोधी है। तारिक रहमान को बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति का प्रमुख माना जाता है, केंद्र माना जाता है। वो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के कर्ता धर्ता है। तारिक रहमान को आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया। 2018 में 10 साल की सजा सुनाई गई। 21 अगस्त 2004 को आवामी लीग की रैली में आतंकी हमले में दोषी पाया गया था। 2018 में जेल की सजा मिलने के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश से भागा और विदेश चला गया। विदेश में बैठकर शेख हसीना की सरकार गिराने की साजिशें रची गई और अब उनकी यह साजिश आखिरकार कामयाब हुई तो वापस अपने वतन बांग्लादेश लौटेंगे और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज बीएनपी की रैली को तारिक रहमान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और अगर ऐसा हुआ तो एक बात पक्की है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का पूरी तरीके से राज होगा। বাংলাদেশ আজ কারামুক্ত। পুরো বাংলাদেশটাকেই বিগত 15 বছর ধরে বন্দী করে ফেলা হয়েছিল। আয়নাঘর মুক্ত আজ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। বিরোধী মতের মানুষকে আয়নাঘরে আটকে রাখা হতো, আজ উন্মুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রের দ্বার। আজ মুক্ত স্বাধীন প্রিয় বাংলাদেশ। প্রিয় বাংলাদেশের সাহসী ছাত্র জনতাকে বিরচিত অভিনন্দন। প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে গণহত্যাকারী হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। तारिक कभी भी बांग्लादेश वापस आ सकते हैं। उनकी मां खालिदा जिया भी अब आजाद हैं, जेल से बाहर आ चुकी। 4 साल तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद पहली बार खालिदा जिया की तस्वीर सामने आई। नहीं वरिया हो चुकी, व्हील चेयर पर है और चेहरे की मुस्कान बता रही कि कितनी खुश हैं खालिदा जिया। ये तस्वीर देखिए आप। खालिदा जिया मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख। जिया के पति जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। 1991 में जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2006 तक वो दूसरे कार्यकाल के दौरान भी पीएम रही। 2008 से जिया हाउस अरेस्ट थी। खालिदा जिया जेल से रिहा हो चुकी हैं, लेकिन तब उनकी तबीयत खराब। आज उन्होंने अस्पताल के बेड से बांग्लादेश के लोगों को संबोधित किया और बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना के तख्ता पलट करने पर बधाई दी। সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बता रहे हैं कि अब बांग्लादेश में शेख हसीना की जगह खालिदा जिया सरकार होगी। चेहरा और प्रधानमंत्री उनके बेटे तारिक रहमान। और ये बात
भारत के हित में नहीं, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार होगी और बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। यहां पर बड़ा रोल जमात इस्लामी और उसके पीछे बैकअप आईएसआई का भी होगा। कोई भी कट्टरपंथी जब आता है ना, तो सबसे पहले वो ये चाहता है कि मैं ये शो करूं कि मेरे से ज्यादा बड़ा कट्टरपंथी कोई नहीं है। इनका आपस का एक ही चीज का कंपटीशन है, कोई अच्छी चीज के लिए कंपटीशन कर नहीं सकते। तो अब ये जब आए हैं श्रीमान, तो अब ये एक ही काम करेंगे कि हम बांग्लादेश को किस तरह से और पीछे लेके जाएं, इसमें शरिया लॉ लगाएं और यहाँ पर हम अपने हिसाब से राज करें। अवामी लीग के टॉप लीडर्स को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है और जितने माइनॉरिटीज़ हैं, खासतौर पे जो हिंदूज़ हैं, उनके साथ काफ़ी अत्याचार ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिस करके काफ़ी इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है। तो ये तो एक सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद तो ये और ज़्यादा खराब ही होगा। जी न्यूज़।